हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में अपन ने सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे थ्री फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर के बारे में। दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर के बारे में अध्ययन करने से पहले अपन एनर्जी मीटर के अंदर होने वाले दोष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर कौन कौन से दोष होते हैं। तो एनर्जी मीटर के अंदर अगर दोष की या एरर की बात करें तो एनर्जी मीटर के अंदर 5 प्रकार के दोष होते हैं। क्या? एनर्जी मीटर के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के दोष होते हैं? 5। तो अपन जानते हैं वो 5 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं। तो एनर्जी मीटर के अंदर मुख्य रूप से कितने दोष? 5, जिसमें सबसे पहला जो दोष आता है वो आता है क्रिम्पिंग दोष। कौन सा आता है? क्रिम्पिंग। कौन सा दोष आता है? पहला क्रिम्पिंग दोष आता है। कौन सा आता है? क्रिम्पिंग दोष। तो क्रिम्पिंग दोष क्या होता है या क्रिम्पिंग फॉल्ट क्या होता है उसके बारे में अपन जानते हैं। दोस्तों, ये है आपका सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर। दोस्तों, एनर्जी मीटर चाहे सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज हो, उसकी संरचना बिल्कुल ऐसे कैसी होती है। थ्री फेज जो अपन एनर्जी मीटर आज अपन पढ़ेंगे उसके अंदर भी देखेंगे, उसकी जो संरचना होती है वो सिंगल फेज की समान ही होती है। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर ही सिंगल फेज एनर्जी मीटर का ही क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो दोष होंगे वो कि वही दोष किसके अंदर होंगे? थ्री फेज जो इंडक्शन एनर्जी मीटर अपन अध्ययन करेंगे उसके अंदर भी यही 5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा दोष? क्रिम्पिंग दोष। तो देखते हैं क्रिम्पिंग दोष क्या होता है और इस दोष से इस एनर्जी मीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अपन ने कल देखा था, एक तो प्रेशर वाइंडिंग होती है, एक होती है कौन सी? करंट वाइंडिंग। प्रेशर वाइंडिंग को जोड़ते हैं लोड के समांतर क्रम में, करंट वाइंडिंग को जोड़ते हैं लोड के श्रेणी क्रम में। जब इस एनर्जी मीटर को सप्लाई और लोड के साथ जोड़ा जाता है तो इन दोनों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है और वो चुंबकीय फ्लक्स जब इस एल्यूमिनियम की डिस्क में से गुजरता है तो एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर एडी करंट पैदा होती है और उस एडी करंट क्या करती है? इस डिस्क को क्या करती है? घुमाती है। लेकिन एल्यूमिनियम की डिस्क कब घूमी? जब इसको मैंने सप्लाई और लोड के साथ जोड़ा। अगर दोस्तों मैं इसके अंदर से ऐसा हो जाए कि जब अपन का एनर्जी मीटर पर लोड नहीं लगाऊं, क्या एनर्जी मीटर नो लोड की कंडीशन है, इस एनर्जी मीटर पर मैंने अभी कोई लोड नहीं लगा रखा। जब मैंने एनर्जी मीटर पर कोई लोड नहीं लगा रखा है मतलब अपन का एनर्जी मीटर प्रेजेंट टाइम में एल्यूमिनियम की डिस्क घूमनी नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम की डिस्क क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की डिस्क कब घूमेगी? जब इसको ऊपर क्या लगाएंगे? लोड। क्योंकि लोड लगाएंगे तभी तो वैद्युतिक ऊर्जा खर्च होगी और ये वैद्युतिक ऊर्जा जो खर्च कर रहे हैं उसी का क्या करता है? मापन करता है। लेकिन एनर्जी मीटर के अंदर क्या हो जाता है? एक दोष पैदा हो जाता है जब एनर्जी मीटर नो लोड की कंडीशन पे होता है। मतलब इस एनर्जी मीटर को अपन ने कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, नो लोड की कंडीशन में भी क्या करता है? इस एनर्जी मीटर की एल्यूमिनियम की डिस्क क्या होती रहती है? घूमती रहती है। लोड नहीं लगा रखा है फिर भी इसकी एल्यूमिनियम की डिस्क घूम रही है। मतलब एल्यूमिनियम की डिस्क घूमेगी तो रिकॉर्डिंग यंत्र क्या करेगा? वैद्युतिक ऊर्जा की खपत को तो मापन करेगा, क्योंकि ये तो इस धुरे की घूर्णन गति के आधार पर वैद्युतिक ऊर्जा का क्या करेगा? मापन। तो बिना लोड की अवस्था में भी अपना मीटर क्या करेगा? वैद्युतिक ऊर्जा की खपत को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। मतलब यूनिट निकालेगा। जब लोड नहीं लगा रखा है तब भी यूनिट निकाल रहा है। तो ऐसा एनर्जी मीटर जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि जब एनर्जी मीटर पर अपन ने लोड नहीं लगा रखा है उस कंडीशन में भी इसके एल्यूमिनियम की डिस्क घूम रही है, तो ये जो दोष होता है वो दोष कहलाता है कौन सा दोष? क्रिम्पिंग दोष। कौन सा दोष कहलाता है? क्रिम्पिंग दोष। तो क्रिम्पिंग दोष आपके समझ में आया होगा। जब आपका इंडक्शन एनर्जी मीटर होता है, जब नो लोड की कंडीशन में होता है, मतलब इस पे अपन ने कोई लोड नहीं लगा रखा है, फिर भी इसकी एल्यूमिनियम की डिस्क क्या रहती है? घूमती रहती है। और एल्यूमिनियम की डिस्क घूमने से ये एनर्जी मीटर अपने वैद्युतिक ऊर्जा की जो भी वैद्युतिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता रहता है, मतलब यूनिट निकालता रहता है। ये जो दोष है वो दोष कौन सा दोष कहलाता है? क्रिम्पिंग। क्यों? कौन सा कहलाता है? क्रिम्पिंग। तो ये तो हो गया क्रिम्पिंग दोष क्या होता है और किस कंडीशन में होता है। तो क्रिम्पिंग दोष कौन सी कंडीशन में होता है? नो लोड की स्थिति में होता है। तो सबसे पहली लाइन यही लिखनी है आपको, यह है दोष। क्या? यह है दोष नो लोड, नो लोड की अवस्था,
नो लोड की अवस्था में होता है। यानी कि जब अपन ने एनर्जी मीटर पर लोड नहीं लगा रखा है फिर भी ये दोष हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम की डिस्क घूम रही है, तो ये दोष कौन सी अवस्था में होता है? नो लोड की अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? नो लोड की अवस्था में। कौन सा दोष होता है नो लोड की अवस्था में? क्रिम्पिंग दोष होता है। कौन सा होता है? क्रिम्पिंग। इसके अंदर क्या होता है? जब एनर्जी मीटर पर जब एनर्जी मीटर क्या हो? नो लोड की अवस्था में, एनर्जी मीटर नो लोड की अवस्था में, एनर्जी मीटर की नो लोड की अवस्था में भी क्या होता है? एनर्जी मीटर नो लोड की अवस्था में होने पर भी एल्यूमिनियम डिस्क क्या करती है? घूर्णन करती है। क्या होता है इसके अंदर? एनर्जी मीटर नो लोड की कंडीशन में है, फिर भी एल्यूमिनियम की डिस्क क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो ये जो दोष होगा वो कौन सा दोष होगा? आपका क्रिम्पिंग दोष। तो जब एनर्जी मीटर क्या होगा आपका? जब एनर्जी मीटर वो लिख लो यहां पर, जब एनर्जी मीटर क्या होगा? नो लोड की अवस्था में होने पर भी एल्यूमिनियम की डिस्क इसके अंदर क्या होती है? घूमती है। कौन से दोष की बात कर रहा हूं मैं? क्रिम्पिंग दोष की। अब ये तो पता चल गया कि भाई नो लोड की अवस्था में भी एल्यूमिनियम की डिस्क घूम रही है, इस कारण जो दोष हुआ वो कौन सा दोष हुआ? आपका क्रिम्पिंग दोष हुआ। लेकिन इसका कारण जानते हैं कि नो लोड की अवस्था में भी इसकी डिस्क क्यों घूमती है। देखिए अपन ने लोड नहीं लगा रखा है, जब लोड नहीं लगा रखा है तो ये वाली कॉइल कौन सी है? आपकी करंट कॉइल है। कौन सी कॉइल है ये? करंट कॉइल। करंट कॉइल लोड के कौन से क्रम में जुड़ती है? श्रेणी क्रम में। जब यहां पर लोड नहीं है तो करंट कॉइल का सर्किट तो यहां से ओपन हो गया, क्या इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं। मतलब नो लोड की अवस्था के अंदर करंट कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा है उस धारा का मान कितना होगा? 0। जब इस करंट कॉइल के अंदर कोई धारा नहीं है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा। और अपन ने कल देखा था करंट कॉइल के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? फाई सी से। तो यहां पर फाई सी का मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन ये जो दूसरी वाली कॉइल है, कौन सी कॉइल है? ये प्रेशर कॉइल है, पीसी वाली कॉइल है। पीसी कॉइल को देखो अपन ने सप्लाई के कौन से क्रम में जोड़ रखा है? समांतर क्रम में। तो देखिए यहां से जाएगा, यहां से करंट जाएगी, इधर से होती हुई इसका सर्किट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? फेज और न्यूट्रल दोनों को मिल रहा है ना, मतलब प्रेशर कॉइल के अंदर क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। अब प्रेशर कॉइल के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, तो जब इस कॉइल के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इस कॉइल के अंदर क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब प्रेशर कॉइल के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसको किससे लिखा था अपन ने? फाई फी से। फाई सी का तो मान 0 है लेकिन फाई फी यहां पर विद्यमान है। अब क्या होता है? ये जो प्रेशर कॉइल का चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई फी, ये क्या होता है? इस एल्यूमिनियम की डिस्क में से क्या होता है? गुजरता है। जब ये एल्यूमिनियम की डिस्क में से गुजरेगा तो एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर क्या पैदा हो जाएगी? भंवर धारा या एडी करंट। वो एडी करंट क्या करेगी? इस एल्यूमिनियम की डिस्क पर क्या लगाएगी? घुमाव बल, और जिससे एल्यूमिनियम की डिस्क क्या होने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। मतलब बिना लोड की अवस्था में भी इस प्रेशर कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स के कारण इस एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर क्या पैदा हो रही है? एडी करंट। और उस एडी करंट के कारण ये एल्यूमिनियम की डिस्क क्या हो रही है? घूम रही है। तो ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क घूमेगी तो इसके कारण इसके अंदर जो दोष पैदा होगा वही दोष कहलाएगा कौन सा? आपका क्रिम्पिंग दोष। कौन सा कहलाएगा? क्रिम्पिंग दोष। तो आपके समझ में आ गया होगा क्रिम्पिंग दोष किस वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के कारण पैदा होता है? तो ये प्रेशर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के कारण होता है। किसके कारण? प्रेशर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के कारण। तो ये नोट कर लो, यह दोष प्रेशर कुंडली, क्या? प्रेशर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, प्रेशर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, प्रेशर कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई फी के कारण होता है, के कारण होता है। तो पता चल गया ये दोष किसके कारण हो रहा है? प्रेशर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के कारण। अब इस दोष के निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रेशर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स है इस एल्यूमिनियम की डिस्क में से नहीं गुजरना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है इसका ये जो धुरा है, इस धुरे के दोनों तरफ यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या कर देते हैं? ऐसे गोल आकार के यहां पर 2 छिद्र कर देते हैं। एल्यूमिनियम की डिस्क पर इस धुरे के दोनों तरफ
अब देखो दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पे, 180 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री पर, 180। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना, कोण कितने का बनेगा, 180 डिग्री। तो इस एल्यूमिनियम की डिस्क पर 180 डिग्री पर क्या कर देते हैं, स्पेंडल के दोनों ओर 2 होल्स कर देते हैं, 2 छिद्र कर देते हैं। अब होल करने से क्या फायदा हो रहा है, ये जो प्रेशर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है वो इस होल के माध्यम से डायरेक्ट निकल जाता है। होल के माध्यम से कहाँ निकल जाता है, डायरेक्ट। और जब होल के माध्यम से डायरेक्ट निकल जाएगा तो एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर कोई एडी करंट पैदा नहीं होगी। और जब एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर कोई करंट पैदा नहीं होगी, मतलब इसके अंदर कोई, इसके ऊपर कोई घूर्णन बल नहीं लगेगा, और घूर्णन बल नहीं लगेगा तो एल्यूमिनियम की डिस्क आपकी घूर्णन नहीं करेगी, जिससे यहाँ पर कोई क्रिम्पिंग दोष पैदा नहीं होगा। तो क्रिम्पिंग दोष के निवारण के लिए अपन ने क्या किया, जो एल्यूमिनियम की डिस्क है उसके ऊपर स्पेंडल के दोनों ओर 180 डिग्री के अंतर पर 2 होल कर देते हैं। 2 होल करने से क्या हुआ, प्रेशर वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स इन होल के माध्यम से नीचे गुजर जाता है, जिससे एल्यूमिनियम की डिस्क के अंदर कोई एडी करंट पैदा नहीं होती है। तो इसके निवारण के लिए, कौन से दोष के निवारण की बात कर रहा हूं मैं, क्रिम्पिंग दोष। तो क्रिम्पिंग दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की डिस्क पर, एल्यूमिनियम की डिस्क पर धुरे के दोनों ओर, स्पेंडल या धुरा बोल लो, धुरे के दोनों ओर 180 डिग्री पर, कितने डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 180 डिग्री पर 2 होल कर दिए जाते हैं, 2 होल कर दिए जाते हैं, जिससे ये दोष इसके अंदर विद्यमान नहीं होता है। तो क्रिम्पिंग दोष आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है। यह दोष नो लोड की अवस्था में होता है, मतलब जब अपन ने एनर्जी मीटर के ऊपर कोई लोड नहीं लगा रखा है फिर भी यह दोष विद्यमान होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब एनर्जी मीटर क्या होता है, नो लोड की अवस्था में होने पर भी एल्यूमिनियम की डिस्क इसके अंदर क्या करती है, आपकी घूर्णन करती है। फिर यह दोष किसके कारण होता है, तो यह दोष प्रेशर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के कारण होता है, क्योंकि प्रेशर कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स एल्यूमिनियम की डिस्क में से गुजर रहा है और उसके कारण इसके अंदर एडी करंट पैदा हो रही है, जिसके कारण एल्यूमिनियम की डिस्क बिना लोड के भी घूर्णन कर रही है। तो ये जो दोष है वो प्रेशर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के कारण होता है। इस दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे अपन, जो एल्यूमिनियम की डिस्क है उस एल्यूमिनियम की डिस्क पर ये जो बीच वाला धुरा है, इस धुरे के दोनों तरफ 180 डिग्री पर 2 होल कर देते हैं, जिससे ये दोष क्या हो जाता है, यहाँ पर विद्यमान नहीं होता है। तो पहला दोष कौन सा हो गया आपका, क्रिम्पिंग दोष। चाहे सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर हो या फिर 3 फेज इंडक्शन मीटर हो, दोनों के अंदर ही ये दोष क्या होता है, आपका विद्यमान होता है। अगला जो दोष आता है वो है आपका घर्षण दोष। कौन सा दोष है, घर्षण दोष, फ्रिक्शन एरर, यानी कि घर्षण दोष। तो देखते हैं कि घर्षण दोष क्या होता है। दूसरा कौन सा दोष है आपका, घर्षण दोष है। कौन सा है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन एरर। तो घर्षण दोष देखते हैं क्या होता है। ये क्रिम्पिंग दोष तो आपका खत्म हो गया। नाम से पता चल रहा है घर्षण मतलब घर्षण के कारण होने वाला दोष। इस एनर्जी मीटर के अंदर, भाई एनर्जी मीटर क्या कर रही है, आपका घूम रहा है। जब कोई स्पेंडल आपका घूमेगा तो यहां पर देखिए ये है जेवेल बियरिंग। कौन से बियरिंग है ये, जेवेल बियरिंग है। एक जेवेल बियरिंग नीचे, एक जेवेल बियरिंग यहां पर है। तो ये जो धुरा होता है इसको 2 जेवेल बियरिंग पर अपन क्या करते हैं, अपन स्थापित करते हैं। जब एल्यूमिनियम की डिस्क घूमेगी तो ये धुरा घूमेगा, और जब धुरा घूमेगा तो इस बियरिंग और धुरी के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। और उस घर्षण के कारण इस एनर्जी मीटर के अंदर जो दोष पैदा होगा वो दोष ही कौन सा दोष कहलाता है, आपका घर्षण दोष। तो इस एनर्जी मीटर के अंदर घूर्णन गति यानी कि यांत्रिक जो भी प्रणाली है या यांत्रिक क्रिया है या इसकी डिस्क की घूर्णन गति या धुरे की घूर्णन गति के कारण जेविल बियरिंग और धुरे के बीच में जो घर्षण के कारण दोष पैदा होता है वो दोष कौन सा दोष कहलाता है, आपका घर्षण दोष। अब क्या होगा, घर्षण दोष के कारण क्या होगा, इस धुरे की जो स्पीड थी, घूमने की गति थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब धुरे की गति कम हो जाएगी तो ये एनर्जी मीटर की वास्तविक वैद्युतिक ऊर्जा की खपत का मापन नहीं कर पाएगा। तो जो धुरे और बियरिंग के अंदर घर्षण हो रहा है, घर्षण के कारण
ये जो स्पेंडल या डिस्क है इसकी घूर्णन गति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। अब इस दोष को दूर करना है अपन को। भाई जो आपका धुरा है वो कम स्पीड से नहीं घूमना चाहिए, धुरा तो लोड के अनुसार जो इसकी नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड पर से ही क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। अब धुरे की स्पीड को बढ़ाने के लिए जितना फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण इसकी स्पीड में कमी हो रही है, उस कमी की पूर्ति के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो ई आकार का चुंबक है, दिखाई दे रहा है आपको, इस ई आकार के चुंबक की ये दोनों वाली एड्ज है, भुजा है, दोनों साइड की ये जो भुजा दिख रही है आपको, एक भुजा तो ये और एक भुजा ये, इन दोनों भुजाओं पर अपन क्या कर देते हैं, शेडिंग रिंग या फिर शेडिंग लूप का क्या करते हैं अपन यहां पर उपयोग करते हैं। क्या फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, जब घर्षण हुआ, किस किस में हुआ, धुरे में और जैविल बेयरिंग में घर्षण हुआ, घर्षण के कारण इस धुरे की गति में क्या हुई, कमी। उस कमी के कारण एनर्जी मीटर अपन को वास्तविक वैद्युतिक ऊर्जा की खपत का मापन नहीं कर पाएगा। तो इसकी गति में जो कमी हुई है या गति में जो इसकी गति में कमी हुई है, उस कमी को बढ़ाने के लिए अपन ने क्या किया, ये जो ई आकार का चुंबक है इसकी दोनों साइड की भुजाओं पर अपन ने क्या लगा दी, यहां पर शेडिंग रिंग। क्या लगा दी, शेडिंग रिंग। तो शेडिंग रिंग बोल सकते हो या शेडिंग लूप भी बोल सकते हो, शेडिंग रिंग या फिर क्या बोल सकते हो, लूप। तो शेडिंग रिंग या लूप का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, इस इंडक्शन एनर्जी मीटर के अंदर घर्षण के कारण क्या हुआ, इस धुरे की गति कम हो गई, उस गति को बढ़ाने के लिए अपन ने यहां पर शेडिंग रिंग या फिर शेडिंग लूप का इस्तेमाल किया। ये शेडिंग रिंग या लूप मैंने कल बताया था किस धातु की बनी होती है, तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे की। इससे क्या होगा, जब यहां पर दोनों तरफ शेडिंग रिंग बना देंगे तो प्रेशर कोयल के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और इसके अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स तो दोनों आपस में जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे, जिसके कारण इस 5e का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब 5e का मान बढ़ जाएगा तो डिस्क के अंदर पैदा होने वाली एडी करंट का मान बढ़ेगा, और जब इसके अंदर एडी करंट का मान बढ़ेगा तो डिस्क पर लगने वाला जो घुमाव बल है, विक्षेपण टॉर्क है, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिस्क में घर्षण के कारण जो गति में कमी हुई थी वो कमी वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो घर्षण दोष आपके समझ में आ गया होगा किसके कारण हो रहा है, बियरिंग और धुरे के बीच में घर्षण के कारण। तो इसको लिख लेते हैं, यह दोष, यह दोष क्या होता है, बियरिंग व धुरे के बीच घर्षण के कारण पैदा होता है। किसके कारण पैदा हुआ, बियरिंग में और धुरे के बीच में घर्षण हुआ, उसके कारण कौन सा दोष पैदा हुआ, घर्षण दोष। इस दोष में क्या होता है, इस दोष के कारण धुरे की घूर्णन गति, इस दोष के कारण क्या हो जाता है, धुरे की घूर्णन गति कम हो जाती है या फिर धुरे की घूर्णन गति घट जाती है। धुरे की घूर्णन गति क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर बात और ये, इस दोष के निवारण के लिए क्या, इस दोष के निवारण के लिए यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, ई आकार के चुंबक, ई आकार का चुंबक या फिर इसी को बोलते हैं अपन कौन सा चुंबक, शंट चुंबक, क्योंकि इस पर अपन इस वाइंडिंग को कौन से क्रम में लगा रहे हैं, समांतर क्रम में। तो इस कारण इस चुंबक को कौन सा चुंबक भी बोला जाता है, शंट चुंबक। एग्जाम के अंदर ई आकार का चुंबक ना आके शंट चुंबक भी आ सकता है। तो ई आकार के चुंबक की दोनों भुजाओं पर, की दोनों भुजाओं पर शेडिंग रिंग, शेडिंग रिंग या फिर बोल सकते हो आप शेडिंग लूप, क्या, शेडिंग रिंग या फिर लूप भी आ सकता है। शेडिंग रिंग या फिर लूप का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक लाइन और लिख लो इसी के अंदर, ये जो शेडिंग रिंग होती है, क्या, शेडिंग रिंग या फिर जो लूप होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर यानी कि तांबे,
तांबे की बनी होती है। तो दूसरा दोष आपके समझ में आ गया होगा, घर्षण दोष क्या होता है और इसके कारण इस एनर्जी मीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले दोष की अगर अपन बात करें तो तीसरा दोष आता है इसके अंदर, कौन सा दोष आपका, फेज दोष। कौन सा दोष आता है, फेज दोष। कौन सा, फेज दोष। तो देखते हैं फेज दोष कहां पर पैदा होता है और किस कारण से पैदा होता है। तीसरा कौन सा दोष हो गया आपका, फेज दोष, यानी कि फेज एरर। तो देखिए फेज दोष क्या होता है, यहां पर ये शेडिंग रिंग हो गई, ये तो शेडिंग रिंग जो बगल वाली भुजाओं पर अपन ने शेडिंग रिंग लगाई वो तो किसके दोष को दूर करने के लिए लगाई, अपन ने घर्षण दोष को दूर करने के लिए। फेज दोष के अंदर क्या होता है, ये जो प्रेशर कॉइल है, फेज दोष कौन सी वाइंडिंग के अंदर पैदा होता है, सबसे पहले तो प्रेशर वाइंडिंग के अंदर पैदा होता है। कौन सी के अंदर होता है, प्रेशर वाइंडिंग के अंदर। फेज दोष के अंदर क्या होता है, ये जो प्रेशर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों पर जो आरोपित वोल्टेज है, क्या प्रेशर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और इसके अंदर इसके सिरों पर जो आरोपित वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में फेज कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। होना तो कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो जब प्रेशर कोयल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और प्रेशर कोयल के सिरों पर आरोपित जो भी वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में फेज कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि फेज कोण का मान 90 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर का मान भी कितना होगा, आपका 1 होगा, मतलब अधिकतम होगा। तो इस यंत्र की जो दक्षता होगी, इस यंत्र की जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा। अब क्या होता है, ये जो इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है उसके और वोल्टेज के बीच में कोण का मान 90 डिग्री न होकर 90 डिग्री से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री न पिछड़ के 90 डिग्री से क्या करती है, आपकी कम पिछड़ती है। अब धारा जब 90 डिग्री से कम पिछड़ेगी तो फाई का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और जब फाई का मान कम हो जाएगा तो जो पावर फैक्टर है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे मीटर की जो दक्षता है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो समझ में आया आपका फेज दोष कौन के कारण पैदा हो रहा है, या क्या होता है। तो फेज दोष पहली बात तो प्रेशर वाइंडिंग के अंदर पैदा होता है। इस दोष के अंदर क्या होता है, प्रेशर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज से 90 डिग्री न पिछड़ के 90 डिग्री से कम कोण पर पिछड़ती है। पिछड़नी तो कितनी चाहिए, 90 डिग्री, लेकिन पिछड़ कितनी रही है, 90 से कम। तो जब इन दोनों के बीच में कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि फाई का मान कम होगा, तो पावर फैक्टर का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पावर फैक्टर के मान को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को या इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को कितना डिग्री पिछड़ाना है अपन को, 90। ओरिजिनलिटी में कितना पिछड़ने चाहिए, 90, लेकिन 90 ने पिछड़ के 90 से क्या हो रही है, कम पिछड़ रही है। तो ये जो दोष होता है वो दोष कौन सा दोष कहलाता है, फेज दोष। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर वाइंडिंग में सबसे पहले तो ये लिख लो, यह दोष कौन सी वाइंडिंग में होता है, प्रेशर वाइंडिंग या प्रेशर कुंडली। प्रेशर कुंडली में विद्यमान होता है। फेज दोष कौन सी वाइंडिंग में होता है, प्रेशर वाइंडिंग में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर वाइंडिंग, प्रेशर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा बहेगी उसी के कारण फ्लक्स आएगा। तो कोष्टक में लिख सकते हैं अपन फ्लक्स, विद्युत धारा या फ्लक्स। क्या हो रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री से कम कोण पर, 90 डिग्री से कम कोण पर पिछड़ती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़नी चाहिए लेकिन 90 से कम पिछड़ रही है, तो इसके कारण जो दोष हुआ वो दोष कहलाएगा कौन सा, फेज दोष। अब बात करते हैं इसके निवारण के लिए क्या करेंगे।
तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ई आकार का चुंबक है इसकी ये जो मध्य वाली भुजा है, इस मध्य वाली भुजा पर क्या लगाएंगे अपन, वही शेडिंग रिंग। क्या लगाएंगे, शेडिंग रिंग या फिर शेडिंग लूप का क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। क्या होगा, शेडिंग रिंग या शेडिंग लूप क्या काम करेगी, ये रिंग को क्या करते हैं, इस मध्य वाली भुजा पर अपन ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। अगर क्या करेंगे, इस शेडिंग रिंग को जब अपन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसमें वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण है उस कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि वोल्टेज और धारा के बीच में कोण का मान कम है तो इस शेडिंग रिंग को इस मध्य वाली भुजा से कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, जिससे वोल्टेज और धारा के बीच में कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो फेज दोष था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब शेडिंग रिंग को ऊपर ले जा रहे हैं तब तो पावर फैक्टर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब शेडिंग रिंग को नीचे लाते हैं तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो शेडिंग रिंग है इसकी सहायता से इस दोष को अपन क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या फिर इस दोष को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए क्या, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, जो ई आकार या फिर बोल सकते हो आप संट चुंबक की मध्य भुजा पर, कौन सी भुजा की बात कर रहा हूं मैं, मध्य भुजा पर शेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। शेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। तो कौन सा दोष हो गया आपका, फेज दोष। कौन सा दोष हो गया, फेज दोष। तो फेज दोष कहां हो रहा है, प्रेशर कुंडली में होता है। किस में होता है, प्रेशर कुंडली में। इसमें क्या होता है, प्रेशर कुंडली में जो भी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से कम कोण पर पिछड़ती है, जिससे क्या होगा, पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, जो ई आकार का चुंबक है या फिर जो भी संट चुंबक है, ई आकार के चुंबक को ही संट चुंबक बोलते हैं, तो संट चुंबक की जो मध्य वाली भुजा है उस पर शेडिंग रिंग का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब ये तो आपको पता ही है शेडिंग रिंग किस धातु की बनी होती है, तो शेडिंग रिंग किसकी बनी होती है, आपके तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे यानी कि कॉपर की। तो तीसरा दोष हो गया कौन सा, आपका फेज दोष। अगला जो दोष आता है इसके अंदर वो आता है आपका गति दोष। कौन सा दोष आता है, गति दोष। चौथा दोष कौन सा है आपका, गति दोष यानी कि स्पीड एरर। देखिए समझते हैं गति दोष क्या होता है और इसको दूर करेंगे तो क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा। गति दोष क्या होता है, एल्यूमिनियम की डिस्क का, मैंने कल भी बताया था आपको, एल्यूमिनियम की डिस्क का सामान्य से ज्यादा गति या फिर सामान्य से कम गति पर घूमना। एल्यूमिनियम की डिस्क का सामान्य से ज्यादा गति या फिर सामान्य से कम गति पर घूमना, वही क्या कहलाता है, आपका गति दोष कहलाता है। मतलब इस दोष के अंदर क्या होती है, एल्यूमिनियम की डिस्क है नॉर्मल स्पीड पर ना घूमकर या तो ज्यादा स्पीड पर घूमती है या फिर क्या होती है, कम स्पीड घूमती है। मतलब लोड अपन ने लगा रखा है कम, लेकिन फिर भी आपका एनर्जी मीटर ज्यादा यूनिट निकाल रहा है, मतलब उसके अंदर कौन सा दोष है, गति दोष है। कौन सा है, गति दोष। और यदि लोड लगा रखा है अपन ने ज्यादा, घर के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स अपन काम में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका एनर्जी मीटर कम यूनिट निकाल रहा है, मतलब उस एनर्जी मीटर के अंदर कौन सा दोष है, गति दोष है। मतलब उसकी जो डिस्क है वो नॉर्मल स्पीड पर नहीं घूम रही है, उसकी डिस्क लोड के अनुसार नहीं घूम रही है। तो अगर एल्यूमिनियम की डिस्क का सामान्य से कम या ज्यादा स्पीड पर घूमना, वही क्या कहलाता है, आपका गति दोष कहलाता है। मैंने कल आपको समझाया था इस एनर्जी मीटर के अंदर दो प्रकार के टॉर्क काम करते हैं। एक तो काम करता है टीडी, टीडी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि विक्षेपण बल या विक्षेपण जो भी टॉर्क है। एक तो काम करता है विक्षेपक टॉर्क। विक्षेपक टॉर्क क्या करता है, इस एल्यूमिनियम की डिस्क को क्या करता है, घुमाता है। इस एल्यूमिनियम को डिस्क को घुमाने वाला या इस धुरे को घुमाने वाला बल कौन सा है, आपका विक्षेपक टॉर्क है। कौन सा है, विक्षेपक। दूसरा क्या है, इस एल्यूमिनियम की डिस्क की गति को एडजस्ट करना या गति को कम करने वाला जो टॉर्क लगता है वो लगता है ब्रेकिंग टॉर्क। दूसरा कौन सा टॉर्क लगता है इसके अंदर, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग टॉर्क क्या करता है, इस एल्यूमिनियम की डिस्क की गति को क्या करता है, कम करता है।
तो एनर्जी मीटर के अंदर दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो लगता है विक्षेपक टॉर्क, दूसरा लगता है ब्रेकिंग टॉर्क। अगर आपके विक्षेपक टॉर्क का मान ज्यादा होगा, मतलब टीडी का मान ज्यादा होगा, और ये जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क है उसका मान क्या होगा, कम। इसका मान कम है, इसका मान क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा मतलब टीडी क्या कर रहा है, धुरे को घुमाने का काम कर रहा है, तो यदि घुमाने वाला बल ज्यादा होगा तो धुरा क्या होगा, तेजी से घूमेगा। और यदि टीडी का मान क्या हो जाए, यदि कम हो जाए, और ब्रेकिंग टॉर्क का मान क्या हो जाए, यदि ज्यादा हो जाए, तो घुमाने वाला कम है, रोकने वाले का मान ज्यादा है, तो डिस्क क्या होगी आपकी, सामान्य से कम स्पीड पर घूमेगी। तो डिस्क का सामान्य से कम या ज्यादा स्पीड पर घूमना ही क्या कहलाता है, आपका गति दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, गति दोष। अब गति दोष के निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये टीडी और टीबी है, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क के मान को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि जब इन दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। टीडी का मान किसके बराबर हो जाए, टीबी के बराबर हो जाए, तो आपकी ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है वो क्या होगी, सामान्य स्पीड पर क्या करेगी, आपकी घूमेगी। अब इस टीडी के मान तो किसके कारण, टीडी तो किसके कारण पैदा हो रहा है, 5e, और किसके कारण, 5c के कारण। लेकिन अपन इस टीडी के मान को तो एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपन इस टीबी मतलब ब्रेकिंग टॉर्क के मान को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके मान को एडजस्ट कैसे करेंगे, तो देखिए ब्रेकिंग टॉर्क किसके कारण पैदा हो रहा है, इस सी आकार के चुंबक के कारण। जब इस सी आकार के चुंबक को मैं इस धुरे की तरफ ले जाऊंगा, इस तरफ ले जाऊं, सी आकार के चुंबक को यदि मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो क्या होगा, इस डिस्क पर लगने वाले ब्रेकिंग टॉर्क का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि इस सी आकार के चुंबक को मैं धुरे से दूर ले आऊं, धुरे से दूर ले जाऊंगा, तो इस पर लगने वाले ब्रेकिंग टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस सी आकार के चुंबक को आगे पीछे करके अपन ब्रेकिंग टॉर्क के मान को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा, और जिससे उसके अंदर जो भी गति दोष पैदा हो रहा था वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो गति दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे, इस सी आकार के चुंबक को इस एल्यूमिनियम की डिस्क पर आगे पीछे खिसका कर उस गति दोष को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा गति दोष क्या होता है। इसको लिख लेते हैं। गति दोष के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम डिस्क का सामान्य गति से कम या ज्यादा गति पर घूमना क्या कहलाता है, गति दोष कहलाता है। एल्यूमिनियम डिस्क का सामान्य गति से कम या ज्यादा गति पर घूमना ही क्या कहलाता है, आपका गति दोष। इसमें क्या होता है, जब टीडी बराबर क्या होगा, आपका टीबी होगा, कल भी बता दिया था मैंने, तो एल्यूमिनियम डिस्क क्या होगी, आपकी सामान्य गति पर क्या करती है, आपकी घूमती है। लेकिन जब क्या हो जाएगा, टीडी का मान ज़्यादा होगा और टीबी का मान कम होगा, तो जो एल्यूमिनियम की डिस्क है वो एल्यूमिनियम की डिस्क की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एल्यूमिनियम डिस्क की घूर्णन गति लिख देता हूँ, क्या, डिस्क की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा क्या होगा, जब टीडी का मान तो कम हो और टीबी का मान क्या हो, ज़्यादा हो, तो जो भी डिस्क है उसकी जो भी घूर्णन गति होगी वो घूर्णन गति क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो डिस्क का सामान्य से कम या ज़्यादा स्पीड पर घूमना ही क्या कहलाता है, आपका गति दोष कहलाता है। 3 प्रकार के दोष होते हैं। जब टीडी का मान टीबी के बराबर होगा तो डिस्क आपकी सामान्य गति पर घूमेगी। लेकिन जब यदि टीडी का मान ज़्यादा हो जाए और टीबी का मान कम हो जाए तो डिस्क की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि टीडी का मान कम हो और टीबी का मान क्या हो, ज़्यादा हो, तो डिस्क की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, सी आकार के स्थायी चुंबक को डिस्क पर आगे पीछे खिसका कर
किसका कर, ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क यानी कि टीबी को कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये दोष कौन सा दोष हो गया आपका, गति दोष। कौन सा हो गया, गति। तो गति दोष के अंदर एल्यूमिनियम की डिस्क या तो कम या फिर ज़्यादा स्पीड से घूमती है। टीडी का मान टीबी के बराबर होगा तो सामान्य गति, टीडी का मान ज़्यादा तो गति बढ़ जाएगी, टीडी का मान कम तो गति कम हो जाएगी। दोष को दूर करने के लिए ये जो सी आकार की चुंबक है इसको एल्यूमिनियम की डिस्क पर आगे पीछे करके अपन इस दोष को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पांचवा दोष जो लास्ट दोष है आपका, वो है आपका कौन सा, ओवरलोड दोष। कौन सा है, ओवरलोड। ओवरलोड आपको नाम से पता चल रहा है, यदि इस एल्यूमिनियम या जो आपका सिंगल फेज, ये जो भी आपका इंडक्शन मीटर है, या चाहे सिंगल फेज प्रकार का हो चाहे थ्री फेज प्रकार को, अगर इस पर लोड अपन क्या करें, ज्यादा लगा दे। कौन सा दोष है पांचवा, ओवरलोड दोष, ओवरलोड एरर। इसको बोलते हैं अति भार दोष भी बोलते हैं, तो आप तो ऐसे लिख लो, ओवरलोड दोष। लोड का मान क्या हो गया, सामान्य से ज्यादा। मतलब अगर इस जो भी इंडक्शन एनर्जी मीटर है इसके ऊपर यदि लोड का मान क्या कर दूं, मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो लोड लगाया मैंने, यहां पर लगाते हैं अपन लोड, ये क्या है आपका लोड है। ये जब लोड का मान मैं क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, तो देखिए करंट कोइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा इस लोड के ऊपर डिपेंड करती है, ये तो आपको पता है। अगर लोड का मान बढ़ेगा तो करंट कोइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन लोड यदि सामान्य से ज्यादा लोड हो गया तो धारा का मान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यदि धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी जो करंट कोइल है वो क्या हो जाएगी, आपकी जल जाएगी। मतलब आपका इंडक्शन एनर्जी मीटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब इंडक्शन एनर्जी मीटर के ऊपर लोड का मान बहुत ज़्यादा हो जाए या सामान्य से बहुत ज़्यादा लोड लगा दे, तो करंट कोइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे करंट कोइल क्या हो सकती है, आपकी जल सकती है। तो ये जो दोष है वो कौन सा दोष हो गया आपका, ओवरलोड। अब इस करंट कोइल को जलने से बचाने के लिए क्या करेंगे, इस करंट कोइल के समांतर क्रम में इस करंट कोइल के समांतर क्रम में एक वाइंडिंग लगा देते हैं, और वो वाइंडिंग होती है कौन सी वाइंडिंग, आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। नाम सुना होगा आपने, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयोग करते हैं, तो इस एनर्जी मीटर के ऊपर जब लोड का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो करंट कोइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज़्यादा हो जाता है, जिससे इस इंडक्शन मोटर की करंट कोइल क्या हो जाती है, जल जाती है। इस इंडक्शन मीटर की करंट कोइल को जलने से बचाने के लिए इस करंट कोइल के समांतर क्रम में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दी जाती है। अब जब भी लोड ज़्यादा होगा तो जो भी ज़्यादा मान की करंट होगी वो करंट इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग के माध्यम से गुजर जाएगी, जिससे करंट कोइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, जिससे करंट कोइल जलने से क्या हो जाएगी, आपकी बच जाएगी। तो ये दोष कौन सा दोष है, आपका ओवरलोड दोष। तो इसके अंदर क्या होता है, जब एनर्जी मीटर पर लोड का मान बढ़ाने पर करंट कोइल में प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे करंट कोइल जल जाती है। करंट कोइल क्या हो जाती है, जल जाती है। तो ये जो दोष है वो कौन सा दोष कहलाता है, आपका ओवरलोड दोष। फिर इस दोष के निवारण के लिए इस दोष के निवारण के लिए करंट कोइल के समांतर क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो ये कौन सा दोष हो गया, आपका ओवरलोड दोष।
तो दोस्तों ये हो गए आपके इंडक्शन एनर्जी मीटर के अंदर होने वाले मुख्य दोष। ये 5 प्रकार के दोष, चाहे आपका सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर हो या फिर आपका 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर हो, दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, आपके विद्यमान होते हैं। इसके बाद में अब आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर था वो अपन ने कल पढ़ ही लिया था, इसके बारे में इसके बाद में अपन ने जान लिए कौन से दोष। अब अपन बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर के अंदर। दोस्त को पहले पढ़ाने का कुछ और कोई रीजन नहीं था, ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ था, इस डायग्राम को मेरे को दोबारा बनाना पड़ता, इस कारण मैंने पहले आपको दोस्त बता दिए। तो वो कोई बात नहीं है उसके अंदर, दोस्त चाहे आप पहले पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, चाहे वो 3 फेज प्रकार का हो या फिर सिंगल फेज प्रकार का हो, दोस्त हमेशा दोनों के अंदर क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर के बारे में। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता, क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। जो इंडक्शन एनर्जी मीटर होता है वो सारा जो सिंगल फेज है वही होता है कौन सा, 3 फेज का। तो अपन देखते हैं कौन सा आपका 3 फेज एनर्जी मीटर। 3 फेज एनर्जी मीटर का मतलब 3 फेज की जो भी सप्लाई है आपकी, 3 फेज एसी सप्लाई है, उसके अंदर वैद्युतिक ऊर्जा की यदि खपत मापनी है तो हम कौन से एनर्जी मीटर का उपयोग करेंगे, 3 फेज एनर्जी मीटर का उपयोग करेंगे। ये जो एनर्जी मीटर होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहले मैंने बता दिया था आपको, पहला कौन सा होता है, 3 फेज 3 तार। कौन सा, 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर। तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर क्या होता है और इसका उपयोग अपन किस काम के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जो 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर है, उसके अंदर क्या किया जाता है, 2 सिंगल फेज, क्या 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर का क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। मतलब 3 फेज एनर्जी मीटर कोई अलग चीज नहीं है। इसमें क्या किया, 2 अपन ने सिंगल फेज एनर्जी मीटर लिए और उनको आपस में जोड़ दिया, तो कौन सा एनर्जी मीटर बन गया आपका, 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर। मतलब इसके अंदर एक तरह से कौन सा है आपका, सिंगल फेज एनर्जी मीटर ही तो है। उन 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर को आपस में जोड़ दिया तो कौन सा बन गया, 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर बन गया। मतलब इसकी जो भी वर्किंग या कार्य प्रणाली या संरचना होगी वो बिल्कुल किसके समान होगी, सिंगल फेज एनर्जी मीटर के समान होगी। अलग से बताने के लिए इसके अंदर कोई नहीं है, वही प्रेशर कोइल होगी, वही करंट कोइल होगी, वही सी आकार का स्थायी चुंबक होगा, वही क्या होगी, डिस्क, वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, वही ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। अब एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर के अंदर एक प्रेशर कोइल होती है, एक ही क्या होती है, करंट। अगर 2 मीटर हो गए तो इसके अंदर 2 तो क्या हो जाएगी, प्रेशर कोइल, और 2 ही क्या हो जाएगी, करंट कोइल। तो इसमें क्या होती है, इसमें कुल 4 कुंडली, कुल कितनी होगी, 4 कुंडलियां। 4 कुंडलियां कैसे, 2 तो होगी प्रेशर कुंडली, 2 तो क्या होगी प्रेशर, और 2 होगी कौन सी आपकी, करंट कुंडली। कुल 4 कुंडली का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए जो 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर है उसके अंदर कितनी कुंडलियां होती है, तो टोटल कितनी कुंडलियां होती है, 4। 2 कितनी होती है प्रेशर, और 2 ही कितनी होती है, करंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक धुरा तथा एक चकती, एक चकती का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। भाई कुंडली तो 2-2 है, लेकिन धुरा और चकती कितना है, एक एक है। एक ही तो धुरा है और एक ही चकती। याद रखना 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर के अंदर जो भी एल्यूमिनियम की डिस्क है उसकी संख्या कितनी होगी, 1, और धुरे की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। बात करें इसके टर्मिनल की, तो इसमें कुल 6 टर्मिनल, कुल कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल। 6 में से 3 तो किसके होंगे, आपके सप्लाई के, मतलब इनपुट के, और 3 किसके होंगे, आपके लोड के, मतलब आउटपुट
3 किसके होंगे आपके आउटपुट के। तो इसके अंदर कुल कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 3 तो इनपुट होते हैं, 3 क्या होते हैं इसमें आउटपुट होते हैं। अगली बात, इसका उपयोग जो इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उपयोग क्या, इसका उपयोग संतुलित लोड वाले, क्या संतुलित लोड वाले, कौन से लोड की बात कर रहे हैं अपन, संतुलित लोड। तो संतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों की, संतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों में वैद्युत ऊर्जा खपत, वैद्युत ऊर्जा खपत का मापन करने में किया जाता है। पूछा जाए 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर का उपयोग अपन किस लिए करते हैं, कहां पर करेंगे, तो जो 3 फेज पर सप्लाई है उसके अंदर जो संतुलित लोड वाले, क्या संतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों में वैद्युतिक ऊर्जा की खपत का मापन करने के लिए अपन 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर के अंदर सिर्फ आपको यही पढ़ना है, इसके अंदर 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। इसके अंदर टोटल 4 कुंडलियां होती है, जिसमें 2 प्रेशर कुंडली होती है और 2 कितनी होती है, करंट कुंडली होती है। इसमें एक धुरा होता है और एक ही क्या होती है आपकी चकती होती है। इसमें कुल 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 3 तो सप्लाई के और 3 किसके होते हैं, लोड के। इसका जो उपयोग है वो संतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों में किया जाता है। इसके अंदर देखिए, इसका अगर मैं डायग्राम आपको समझा दूं थोड़ा सा, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसके अंदर टोटल कितने टर्मिनल बताइए, 6, 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 टर्मिनल, ये हो गया 4, 5 और कितने हो गए आपके 6। कितने टर्मिनल हो गए, 6। अब इसमें क्या होता है, एक फेज क्या होता है आपका उभयनिष्ठ होता है। लिख लो, इसके अंदर भी ऊपर लिख देता हूं मैं। इस एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है, जो प्रेशर कुंडली होती है, क्या जो प्रेशर कुंडली होती है, उस प्रेशर कुंडली को फेज टू फेज, फेज टू फेज संयोजित किया जाता है। प्रेशर कुंडली को क्या किया जाता है, फेज टू फेज संयोजित किया जाता है। उसका मैं अभी समझाऊंगा फेज टू फेज क्या होता है। प्लस इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक फेज को, क्या एक फेज को उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हो, कितने टर्मिनल है, 6, 3 इनपुट के 3 आउटपुट के। लेकिन एक फेज ऐसा होगा जो इनपुट में भी काम करेगा और आउटपुट में भी काम करेगा, दोनों का कॉमन होगा। तो इसमें एक फेज क्या होता है, उभयनिष्ठ रखा जाता है। एक फेज को क्या रखा जाता है, उभयनिष्ठ रखा जाता है। जैसे मान लो ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। टोटल कितनी वाइंडिंग, 2। एक फेज को कॉमन कर देते हैं। जैसे मान लो यहां से अपन ने एक वाइंडिंग लगाई, एक लगाएंगे, कौन सी वाइंडिंग यहां पर अपन, ये तो है प्रेशर वाइंडिंग। एक होगी इसी के अंदर कौन सी वाइंडिंग, करंट वाइंडिंग। तो करंट वाइंडिंग को यहां से जोड़ा अपन ने इस फेज से, ये इनपुट टर्मिनल है, और इसी फेज से किस वाइंडिंग को जोड़ा मैंने, प्रेशर वाइंडिंग को। ये करंट वाइंडिंग यहां से होकर जुड़ी होगी आपके किससे, इससे, और ये तार जाएगा कहां पर, आपके आउटपुट में। ये कौन सा फेज हो गया, मान लो आर वाला फेज। आर वाला फेज आया करंट कॉइल के माध्यम से, ये तो हो गया इनपुट का, ये हो गया आउटपुट का। दूसरा, यहां से दूसरा फेज जाएगा, ये गया, ये दूसरा फेज कौन सा होगा आपका, वाई होगा। कौन सा होगा, वाई। अब इसमें मैंने बोला एक फेज को कॉमन रखा जाता है, मतलब इस फेज को अपन क्या करेंगे, इनपुट में और आउटपुट में दोनों में क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। मतलब ये फेज कौन सा निकल गया आपका, वाई निकल गया, कॉमन हो गया ना, दोनों में काम कर रहा है, इनपुट में भी काम कर रहा है, आउटपुट में भी काम कर रहा है। अब देखिए ये जो प्रेशर कोयल का सिरा है ना, इसको जोड़ेंगे कौन से फेज से, बी वाले से। तो प्रेशर कोयल किस किस फेज में जुड़ गई, प्रेशर कोयल जुड़ गई किसके किसके, आर के और बी के बीच में।
ठीक है। अब यहां से दूसरी प्रेशर कोयली होगी, तो ये प्रेशर कोयल को एक सिरा तो जुड़ गया किससे, आर से, दूसरा सिरा जुड़ गया किससे, वाई से। अब इस वाई सिरे से एक दूसरी प्रेशर कोयल होगी और दूसरी प्रेशर कोयल के इस सिरे को अपन किससे जोड़ देंगे, वाई से जोड़ देंगे। ये सिरा किससे जुड़ गया, वाई से। अब यहां से तीसरा फेज जाएगा एक और ये तीसरा फेज जुड़ेगा इसके साथ। ये कौन सा फेज है आपका, बी। तो ये कौन सा टर्मिनल है आपका, बी वाला टर्मिनल है। इस बी वाले टर्मिनल से दो तार निकलेंगे, एक तो जुड़ जाएगी इससे करंट कोयल। कौन सी कोयल जुड़ जाएगी, करंट। और करंट कोयल से ये जो सिरा निकल के आएगा ये कौन सा फेज हो जाएगा आपका, बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी। अब ये जो प्रेशर कोयल है इसको अपन को देखो, आर से जुड़ गया वाई से, फिर ये सिरा वाई वाला सिरा किससे जाके जुड़ेगा आपका, बी वाले सिरे से जुड़ेगा। और बी वाला फेज कौन सा है, ये बी है, ये क्या है, वाई है, ये कौन सा है, आर। आर वाई बी, ये तीनों क्या है आपके इनपुट टर्मिनल है। तो ये जो वाला सिरा है ये प्रेशर कोयल का, ये सिरा होगा किससे जुड़ेगा आपका, इस बी से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, इस बी से जुड़ेगा। तो समझ में आ गया, फेज टू फेज जोड़ रहे हैं, मतलब इस दोनों प्रेशर कोयल का एक एक सिरा इस फेज से, कौन से फेज से, वाई वाले फेज से आके जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, मतलब ये फेज कौन सा कॉमन, कौन सा फेज हो गया आपका, कॉमन। तो इसके अंदर ये तो है कौन सी, प्रेशर कोयल, ये भी कौन सी है आपकी, प्रेशर कोयल, ये फर्स्ट है, ये कौन सी है आपकी, सेकंड। ये कौन सी कोयल है, करंट कोयल फर्स्ट है, और ये करंट कोयल कौन सी है आपकी, सेकंड। करंट कोयल को तो हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। देखिए यहां से गई सप्लाई, करंट कोयल गई इधर से, यहां पर लोड जुड़ेगा तो श्रेणी क्रम में। दूसरी करंट कोयल देखिए यहां से सप्लाई गई इधर से होती हुई, यहां पर लोड जुड़ गया। दोनों करंट कोयल को तो लोड के कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। प्रेशर कोयल को जोड़ना है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में देखो इसका एक सिरा जुड़ गया आर से, इसका दूसरा सिरा जुड़ गया वाई से। मतलब एक तरह से ये जो कोयल है कुछ इस प्रकार से जुड़ी नहीं जुड़ी, एक तो जुड़ गया आर से, एक जुड़ गया वाई से। तो देखिए इसका एक सिरा जुड़ गया आर से, दूसरा सिरा जुड़ गया वाई से, और आर और वाई के बीच में मतलब ये संयोजन कौन सा हो गया, समांतर। तो प्रेशर कोयल को किस में जोड़ दिया अपन ने, समांतर में, PC1। ऐसे कैसे, PC2 देखो इसका एक सिरा जुड़ गया किससे, वाई से, देखो एक सिरा जुड़ गया वाई से, और इसका दूसरा सिरा देखो किससे जुड़ रहा है आपका, बी से, और इसका दूसरा सिरा जोड़ दिया मैंने किससे, बी से। ये सिरा जुड़ गया वाई से, और एक कोयल एक ये यहाँ पर थी, ये सिरा जुड़ गया आर से। तो देखो ए आर फिर वाई फिर वी, ये तो जुड़ गया। आर और वाई के बीच में कौन सी कोयल जुड़ गई, प्रेशर कोयल। और वाई और बी के बीच में कौन सी कोयल जुड़ गई आपकी, सेकंड कोयल। और ये जो बीच वाला फेज है वाई वाला फेज, ये क्या हो गया, दोनों कोयल के लिए कॉमन का काम कर रहा है। कॉमन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस PC2, ये है PC2, ये है PC1। PC1 और PC2 के एक एक सिरे यहाँ पर जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे। तो इसके अंदर जो वाई वाला फेज है, एक फेज क्या रखा जाता है, कॉमन रखा जाता है। प्रेशर कोयल को फेज टू फेज का मतलब आर वाई फिर वाई बी फिर या फिर बी आर, ऐसे जोड़ते हैं। तो इसको फेज टू फेज संयोजित किया जाता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर हो गया। इसका अपन उपयोग करते हैं किसके लिए, संतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों में सप्लाई ज्ञात करने के लिए। अब इसमें देखो ये 3 सिरे तो इनपुट के हो गए, और ये 3 टर्मिनल किसके हो गए, आउटपुट के। ये तो हो गए आउटपुट के, और ये हो गए किसके, आपके इनपुट के। टोटल कितने टर्मिनल हो गए, 6। टोटल कितनी वाइंडिंग हो गई, 4। 2 प्रेशर कोयल, 2 करंट कोयल, लेकिन धुरा और डिस्क कितनी रहेगी, इसके अंदर एक ही रहेगी। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर। अगला जो एनर्जी मीटर है इसी के अंदर वो आता है कौन सा, 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर। उसकी संरचना भी सेम सी है इसके अंदर। लास्ट का जो एनर्जी मीटर बचा है आपका तीसरा, वो है आपका 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर। तो देखिए 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर क्या होता है। जैसे 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर के अंदर अपन ने 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग किया था, लेकिन ये जो 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर होता है इसमें 3 कितने, इसमें 3 सिंगल फेज 3 सिंगल फेज एनर्जी मीटर
का उपयोग करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर के अंदर कितने सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर तीन सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है। अब 3 सिंगल फेज है तो बताओ प्रेशर कोइल कितनी हो जाएगी 3, करंट कोइल भी कितनी हो जाएगी 3, तो टोटल कुंडलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसमें कुल 6 कुंडलियां, जिसमें 3 तो क्या होगी आपकी प्रेशर कुंडली और 3 ही क्या होगी आपकी करंट कुंडली। टोटल 6 कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। कितनी कुंडलियों का उपयोग कर रहे हैं 6। अब इसमें डिस्क की बात करें तो इसमें तीन एल्यूमिनियम डिस्क का उपयोग किया जाता है। ये याद रख लेना इसके अंदर, क्योंकि 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर के अंदर केवल एक एल्यूमिनियम डिस्क का उपयोग करते हैं, लेकिन 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर है उसके अंदर 3 एल्यूमिनियम डिस्क का क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। तो कितनी एल्यूमिनियम डिस्क का उपयोग करते हैं इसके अंदर 3 एल्यूमिनियम डिस्क का उपयोग किया जाता है। लेकिन धुरे कितना होता है, लेकिन क्या होता है आपका एक धुरे का उपयोग करते हैं, लेकिन धुरे की संख्या कितनी होती है, धुरे की संख्या 1 होती है। धुरा तो 1 होता है लेकिन डिस्क कितनी होती है 3 होती है। अब इसके अंदर अगर यदि टर्मिनल की बात करें तो इसमें कुल 8 टर्मिनल, कितने टर्मिनल होते हैं 8 टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। याद रखना 3 फेज 4 तार जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर टोटल 8 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 4 तो इनपुट के हो जाएंगे और 4 ही क्या हो जाएंगे आउटपुट के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आउटपुट में। बात आती है इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग असंतुलित लोड, याद रख लेना कौन सा लोड की बात कर रहा हूं मैं, असंतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों की वैद्युत ऊर्जा खपत के मापन में किया जाता है। अगर इसका आपसे उपयोग पूछे कि जो 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग असंतुलित लोड वाले, कौन से लोड, असंतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों की वैद्युतिक ऊर्जा खपत के मापन में किया जाता है। तो ये हो गया कौन सा आपका 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर। कौन सा हो गया 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर। इसके अंदर 3 सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। कितने सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग कर रहे हैं इसमें 3। इसमें कुल 6 कुंडलियां होती है, जिसमें 3 प्रेशर होगी, 3 ही कितनी होगी आपकी करंट होगी। इसमें 3 एल्यूमिनियम की डिस्क का उपयोग करेंगे, लेकिन धुरे की संख्या केवल कितनी होगी 1 होगी। इसमें टोटल 8 टर्मिनल होंगे, जिसमें से 4 इनपुट के होंगे, 4 किसके होंगे आउटपुट के होंगे, यानी कि 4 सप्लाई के होंगे और 4 किसके होंगे लोड के होंगे। इसका उपयोग अपन असंतुलित लोड वाले 3 फेज परिपथों की वैद्युतिक ऊर्जा खपत के मापन में करते हैं। इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं, इसके अंदर वाइंडिंग कैसे कैसे जुड़ी होती है। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा कितने टर्मिनल होते हैं 8 टर्मिनल के अंदर मान लो 1, ये हो गया 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4, 5, 6, 7 और ये हो गए कितने 8। कितने टर्मिनल होते हैं इसके अंदर 8। मान लो यहां से गया फेज आपका R, एक छोड़ के देते हैं, देखो फेज यहां से जाएगा R, फिर यहां से जाएगा क्या आपका Y, फिर यहां से जाएगा कौन सा आपका B, कौन सा होता है B, एक छोड़ के, एक इनपुट का फिर एक आउटपुट का, फिर इनपुट फिर आउटपुट, फिर इनपुट फिर आउटपुट, और फिर एक इनपुट ये और हो जाएगा इसके अंदर। ये किसका हो जाएगा आपका न्यूट्रल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा न्यूट्रल, मतलब इसके अंदर न्यूट्रल भी होता है। क्या होता है इसके अंदर न्यूट्रल।
ये हो गया। न्यूट्रल इसके अंदर कॉमन होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से जो निकलेगा फेज, ये तो निकल जाएगा किसका, न्यूट्रल का निकल जाएगा, निकल गया। अब देखिए तीन ही तो करंट कोयल होगी, तीन ही क्या होगी, प्रेशर। करंट कोयल को हमेशा लोड के कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो करंट कोयल लगा लेते हैं पहले। मान लो ये करंट कोयल होगी आपकी। करंट कोयल के अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है, कम। अब करंट कोयल को मैंने आर वाले फेज से जोड़ दिया, एक सिरा फेज से जुड़ गया, तो दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, लोड से। तो यहाँ से एक तार निकलेगा इधर से, ये तार इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, ये फार किसका हो जाएगा, आपका आर का हो जाएगा। मतलब इस साइड कौन जुड़ेगा, आपका लोड। तो करंट कोयल जोड़ दी। ऐसे कैसे, वाई वाले फेज से करंट कोयल जोड़ दो, एक करंट कोयल यहाँ से जुड़ेगी और ये जुड़ गई। फिर यहाँ से निकलेगा आपका अगला फेज, निकलेगा यहाँ से, ये जाएगा इधर, इधर और इधर, और ये कौन सा हो गया आपका, बी वाला हो गया। कौन सा हो गया, बी। ऐसे कैसे, ये जो सॉरी वाई वाला है ये। फिर बी वाले फेज से, इस फेज से एक करंट कोयल और जुड़ेगी और इसका दूसरा सिरा किससे चल जाएगा, लोड पे चल जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये था आपका वाई वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसके अंदर तीन अपन ने क्या कर दी, करंट कोयल जोड़ दी। ये होगी सीसी फर्स्ट, ये होगी सीसी सेकंड और ये होगी सीसी थर्ड। तीनों करंट कोयल को अपन ने कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। इधर से गया, उधर लोड से जुड़ गया, ये गया इधर, इधर सप्लाई से, दूसरा सिरा किससे, लोड से। इसका भी एक सिरा सप्लाई से, दूसरा सिरा किससे, लोड से। अब तीन ही क्या होगी, इसके अंदर प्रेशर कोयल होगी। ये होगी प्रेशर कोयल एक, ये होगी प्रेशर कोयल दो, और ये होगी प्रेशर कोयल कौन सी, तीन। तीनों प्रेशर कोयल किन से जुड़ेगी, तीनों फेज से जुड़ेगी। एक प्रेशर कोयल को आर से जोड़ दो, दूसरी प्रेशर कोयल को आप जोड़ दो किससे, वाई से, और तीसरी प्रेशर कोयल को किससे जोड़ दो, आप बी से जोड़ दो। किससे जोड़ दो, बी से। फिर इनके जो दूसरे सिरे हैं उनको क्या कर दो, आप कॉमन कर दो, यहाँ से स्टार के अंदर जोड़ दो। कहने का मतलब ये है, इनको ये कॉमन कर दिया। इसका दूसरा सिरा यहाँ से जोड़ दिया, इसका दूसरा सिरा यहाँ से जोड़ दिया, इसका दूसरा सिरा, और ये जो लास्ट वाला सिरा ये जुड़ जाएगा आपके किससे, न्यूट्रल से। तो ये कौन सी कोयल हो जाएगी, आपकी प्रेशर कोयल फर्स्ट हो जाएगी, ये प्रेशर कोयल सेकंड हो जाएगी, ये प्रेशर कोयल कौन सी हो जाएगी, आपकी थर्ड। तो तीन तो प्रेशर कोयल हो गई और तीन ही कौन सी कोयल होगी इसके अंदर, करंट कोयल। तो मतलब टोटल कोयलों की संख्या कितनी हो गई, 6। ये वाला कौन सा फेज है, आर। ये वाला कौन सा है, वाई। ये वाला कौन सा है, बी। ये क्या है आपका, न्यूट्रल। फिर ये लोड का कौन सा सिरा, L1, ये लोड का L2, ये लोड का L3, और ये लोड का कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये टोटल कितने सिरे हो गए, इसके अंदर 8 टर्मिनल हो गए, जिसमें 4 तो इनपुट के होंगे और 4 किसके होंगे, आउटपुट के। करंट कोयल को लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रेशर कोयल को क्या कर देते हैं अपन, स्टार के अंदर संयोजित करके लास्ट वाले सिरे को किससे जोड़ देंगे अपन, न्यूट्रल से। तो ये हो गया आपका कौन सा, 3 फेज 4 तार वाला एनर्जी मीटर। तो इसके अंदर 3 सिंगल फेज एनर्जी मीटर का उपयोग करेंगे। टोटल 6 कुंडलियां होती है, 3 प्रेशर होती है, 3 कितनी होती है, करंट। टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 8। 4 तो इनपुट के होते हैं, 4 लोड के होते हैं। इधर से सप्लाई देते हैं, इधर क्या जोड़ते हैं, लोड जोड़ते हैं। कौन से परिपथों की ऊर्जा की खपत का मापन करता है, तो असंतुलित लोड वाले परिपथों के अंदर वैद्युतिक ऊर्जा की खपत के मापन के लिए इस एनर्जी मीटर का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज अपन के एनर्जी मीटर का जितने भी एनर्जी मीटर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो डीसी के एनर्जी मीटर थे या एसी के। तो दोस्तों आज के अब वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा 3 फेज एनर्जी मीटर और एनर्जी मीटर के अंदर होने वाले दोष के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले मापक यंत्रों के साथ में, ठीक है।